हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे इतिहास विषय कक्षा 8 पार्ट 3। इसमें हम पढ़ रहे थे भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। इसके पहले का पार्ट हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेजली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इस उक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। टॉपिक है मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था, ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना पर केंद्रित होने लगा और पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चला, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेलेजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। सहायता देने के पहले अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जनगांव की संधि तथा भोसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसके बाद कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804 ईस्वी से
1805 ईस्वी तक जो युद्ध चला उसको छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजघाट 1806 ईस्वी की संधि हो गई। यद्यपि मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। इस युद्ध के मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतया अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया। टॉपिक है डलहौजी की विलय नीति। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संभलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गईं। टॉपिक है अंग्रेजों की सफलता के कारण। भारत में अंग्रेजों की सफलता में अनेक कारक सिद्ध हुए। पॉइंट है, भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहां शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ मिला, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे, बल्कि वे उच्च तकनीक पर भी आधारित थे। पॉइंट नेक्स्ट है, उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे, इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिक का भी कभी अभाव नहीं रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति व डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति भी अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। राजा आपस में लड़ते रहते थे। यहाँ पाठ के अंत में दिया गया है ब्रैकेट में, दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था, तो वो एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष वाले शासक के भी विरुद्ध हो जाया करते थे। यहाँ लिखा है, शब्दावली के अंतर्गत 2 शब्द लिखे गए हैं, दोनों का हम अर्थ देखेंगे। जैसे पिंडारी। पिंडारी क्या होते हैं? यह लुटेरों का एक दल होता था, जिसमें हिंदू एवं मुसलमान दोनों शामिल थे। रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या होता है? सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश
सैन्य अधिकारी, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। तो बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो की सूचना सबसे पहले मिलेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।